हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती हैं इसके विषय में समझेंगे। मैंने आपको धातु किसे कहते हैं, धातुओं की क्या प्रॉपर्टीज होती है, अधातुएं किसे कहते हैं और अधातुओं की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसके विषय में विस्तार पूर्वक लिखाया है। आप प्लीज इसे पढ़िए और समझिए। नहीं आता है तो आप मुझसे इस पे व्यक्तिगत पूछ सकते हैं। तो देखिए बच्चों, जो धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है कि धातुएं जो होती हैं वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। ठीक है, धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं। कैसे करती हैं त्याग, तो इसको आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया Na, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि Na को क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। अब Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों? 11 होता है। आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में हमने इसे पढ़ रखा है बहुत अच्छी तरीके से। तो जब Na का परमाणु क्रमांक 11 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा बच्चों, बताइए। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। दूसरी कक्षा में 8। 2 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों? 10। और 1 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चले जाएगा। ठीक है, तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 2,8,1 होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए ये सोडियम का परमाणु है। ठीक है, ये सोडियम का परमाणु है। परमाणु के बीच में केंद्रक होता है। केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इसके चारों ओर क्या घूमते हैं? ये कक्षाएं होती हैं। और इन कक्षाओं में कौन घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये सब 9th में आपको पढ़ा दिया है बच्चों। आज केवल आपको एक बार रिवीजन करवा रही हूँ मैं। ये मान लीजिए कक्षाएं। ठीक है, अब देखिए पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो आप ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने कहा सोडियम धातु है। क्यों? क्योंकि सोडियम इलेक्ट्रॉन क्या करती है? अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है। कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर सोडियम धातु के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगी। अब प्रश्न ये उठता है कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्यों त्याग रही है? तो देखिए, कोई भी परमाणु स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, ठीक है, मतलब वो इधर उधर ना घूमे, स्टेबिलिटी के लिए, समझ में आ रहा है? वरना वो भटकता रहेगा परमाणु। तो अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपने स्थायित्व के लिए किसी भी परमाणु के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इसी कारण से क्या होता है? सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। तो जैसे ही सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, तो मैंने आपको धनायन और ऋणायन के बारे में भी लिखा चुकी हूँ बच्चों। तो देखिए सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए Na ने अपना 1 ही इलेक्ट्रॉन त्यागा, इसलिए Na के पास कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। केवल एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, और अब इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा? 2,8। क्लियर? आया समझ में प्यारे बच्चों? तो इसलिए हम सोडियम को धातु कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सोडियम जो है वो क्या कर रही है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन, जो अंतिम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन था, उसे क्या कर रही है? त्याग दे रही है। ठीक है, छोड़ दे रही है। क्यों छोड़ रही है? ताकि उसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और अगर इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये क्या हो जाएगा? स्थायित्व हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया Na की बात। अब अगर मैं आपसे अधातु की बात करूं कि अधातुएं किसे कहते हैं, तो देख लीजिए, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ Cl, जिसे आप सभी को पता होगा कि इसे क्लोरीन कहते हैं। अब देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है ना। अब अगर क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका मतलब इसके पहले कोश में कितने होंगे? वेरी गुड, 2। खुद आप सोचिए, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में कितने होंगे? 7। अगर हम इसे जोड़ें 2 और 8 10, 10 में 7 जोड़ा कितना हो गया? 17। ठीक है, अब देखिए क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2,8,7 हो गया। अब देखिए इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए? 7। तो ये क्या करेगा? इसके अंतिम कोश में से 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये 2 काम कर सकता है। या तो अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, या किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आप ही सोचिए क्या आसान होगा? 7 इलेक्ट्रॉन देना आसान होगा या 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा? 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा ना। हाँ, तो इसलिए ये क्या करता है? किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और जैसे ही ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये 7 के बदले यहाँ कितने बन जाएंगे? 8। और क्लोरीन ने चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो क्लोरीन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? -1। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन लिया तो 1 दिखाने की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली आप Cl माइनस करके दिखा सकते हो। तो क्लोरीन पे इसलिए नेगेटिव चार्ज होता है। और क्लोरीन ने चूंकि इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए हम क्लोरीन को क्या बोलेंगे? अधातु। आया प्यारे बच्चों समझ में? तो इसका मतलब जो परमाणु
इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है वो कहलाते हैं धातु। जैसे सोडियम एक धातु है, चूंकि इसने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया था ताकि इसके अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। और क्लोरीन, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया ताकि इसके अंतिम कोश में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, चूंकि इसने लिया इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। तो ये बन गया, सोडियम बन गया धनायन और क्लोरीन क्या बन गया, ऋणायन। और अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2,8,8। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब यहाँ पर हम आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि जब धातुओं अधातुओं के साथ अभिक्रिया करती हैं तो वे आयनिक यौगिकों को बनाती है। कहने का मतलब क्या है, जब भी एक धातु, जैसे मान लीजिए मैंने ली Na, जब भी Na क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो कोई यौगिक बनेगा। वो यौगिक क्या है, NaCl है ना, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर एक धातु है, सोडियम धातु है और क्लोरीन क्या है, अधातु। इन दोनों ने आपस में जब इनकी रिएक्शन हुई तो ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड जो बना वो कैसा यौगिक बना, इसका मतलब आयनिक यौगिक। इस यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक हम क्यों बोल रहे हैं इसे, क्योंकि ये आयनों के द्वारा बने हैं, इसलिए हम इनको आयनिक यौगिक बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम आयनिक कंपाउंड बनते हैं। और Na और Cl के बीच जो बॉन्डिंग हुई, जो आपस में जिससे जुड़े, इन दोनों के बीच में जो बंध है उसको हम बोलते हैं आयनिक आबंध। क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं आयनिक आबंध। ठीक है, आ रहा है समझ में आपको? तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया कि जो आबंध, मैंने आपको लिखा रखा है ये, कि जो आबंध होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आयनिक आबंध और एक होता है सहसंयोजक आबंध। ठीक है, एक आयनिक आबंध होता है और एक सहसंयोजक आबंध होता है। तो सबसे पहले आयनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में बताना चाहूंगी, जिसके बारे में मैंने आपको सब कुछ लिखा रखा है और बहुत से बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। लेकिन उन बच्चों के लिए जिनको समझ में अच्छे से नहीं आया तो मैं एक बार उनको फिर से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाना चाहूंगी। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर मैंने आपको बताई भी थी, बहुत ईजी है बच्चों। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निकलना एग्जाम में आता भी है बहुत। ठीक है, तो देखिए जैसे सोडियम है तो सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na होता है। ठीक है, सोडियम का प्रतीक अगर Na है तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11 होगा। तो पहले कोश में, K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1। तो इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है ना। इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितनी हो जाएगी, Na के जो बाह्यतम कोश जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप दिखा दोगे। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना। ठीक है, किसी भी धातु या अधातु के बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको दर्शाना ही इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहलाती है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। नहीं आया तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूंगी। अब देखिए मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है तो 2,8,2 होगा। ठीक है, 2 में 8 जोड़ोगे 10, 10 में 2 जोड़ा 12। अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो इसके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कितनी बन गई, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन दिखाए आपने, 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए। और आयन भी आप बना के दिखा सकते हो, जो ये 1 इलेक्ट्रॉन है वो चले जाएगा तो Na+ हो जाएगा। ये Mg के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो Mg2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आप एल्यूमिनियम, पोटेशियम और कैल्शियम का भी दिखा सकते हो। और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना ये तो मैंने धातुओं की दिखाई है प्यारे बच्चों। ऐसे ही आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अधातुओं की भी दिखा सकते हैं। देखिए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये अधातुएं हैं। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। ठीक है, देखिए फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 है तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। ठीक है, तो देखिए अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखा दिए हैं। और यही इसकी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। मतलब अंतिम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन है उनको आप अगर दर्शाते हो अब किसी भी परमाणु के प्रतीक में तो वो कहलाती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आयनिक आबंध और सहसंयोजक आबंध किस प्रकार काम करते हैं। थैंक यू।